ये मूवी स्टार्ट होती है स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ एक बस स्टॉप में कुछ लोग बस पे चढ़ रहे थे। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्ला के बस रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक वो बस वहां से छूट जाता है। वो लड़की अब परेशान होकर इधर उधर देखती है, पर वो एरिया पूरी तरह वीरान था। अब वो मजबूर होकर साइड से निकलता हुआ एक छोटे रास्ते पे चलना शुरू करती है और कुछ देर चलने के बाद वो एक घर तक पहुंच जाती है, जहां वो मदद मांगने के लिए उस घर के अंदर जाती है। पर वो घर कुछ हद तक खाली खाली महसूस होता है। वो पूरे घर में घूम के किसी को ढूंढने की कोशिश करती है, पर तभी उसे चेन खींचने की आवाज आती है। अब वो उस तरफ जाने ही वाली होती है कि कोई पीछे से उसके ऊपर एक चेन डाल देता है और उसके गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, पर किसी तरह वो चेन से खुद को छुड़ा लेती है और उस घर से बाहर भागती है। अब वो चीज भी उसके पीछे आता है। वो लड़की भागने की बहुत कोशिश करती है, पर आखिर में एक डेड एंड तक पहुंच जाती है, जहां अब वो चीज उस तक पहुंच जाता है और एक सीजर से उसका कत्ल कर देता है, जहां वो उसके सिर को काट के वहीं झरने में फेंक देता है और उसके बॉडी को खींच के अपने साथ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक साइंटिस्ट का घर में दिखाया जाता है, जिनका नाम जॉन मैकग्रेगर था। वो एक एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, जिसका मतलब कीड़े मकोड़ों का रिसर्च करने वाला। उस दिन उनके घर में 2 पुलिस वाले आए हुए थे, जिन्हें वो लड़की का कटा हुआ सर मिल गया था। जहां प्रोफेसर जॉन उस पे लगे इंसेक्ट्स को देखकर बताते हैं कि इस लड़की का मौत तकरीबन 8 महीने पहले ही हो गया है। वो ये भी बताते हैं कि इस इलाके में शायद एक किलर घूम रहा है, जो लड़कियों को मार के उनके डेड बॉडीज को छुपा देता है। अब उनके घर में हमें एक चिंपांजी को दिखाया जाता है, जिनका नाम इंगा होती है। जहां हमें पता चलता है कि प्रोफेसर जॉन एक्सीडेंट के वजह से खड़े नहीं हो सकते हैं और हमेशा व्हील चेयर में बैठे रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम जेनिफर कॉर्बिनो होता है, जो उस टाइम के एक फेमस एक्टर पॉल कॉर्बिनो की बेटी होती है। और वो पढ़ाई करने के लिए पहली बार स्विट्जरलैंड आई हुई थी, जहां उसके बोर्डिंग स्कूल के एक टीचर फ्राउ बकनर उसे अपने साथ लेकर जाती है। उनका स्कूल एक बड़े से पुराने रेसिडेंस में बनाया गया था। वहां मिस बकनर उसे स्कूल के रूल बता के उसके रूम में छोड़ देती है। अब जेनिफर वहां उसकी रूममेट सोफी से मिलती है, जो पॉल कॉर्बिनो का बहुत बड़ा फैन थी। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो पॉल कॉर्बिनो की बेटी के साथ रहने वाली थी। अब रात को वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जहां सोफी बताती है कि इस इलाके में एक किलर घूम रहा है, जो हमारे एज के लड़कियों को किडनैप करके मार देता है और उनकी बॉडीज को अपने साथ ले जाता है। जो सुन के जेनिफर उसे बताती है कि ओह, तुम मुझे डराओ मत, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब रात को वहां जेनिफर को एक डिस्टर्बिंग सपना आता है, जिसमें कोई चीज एक लड़की का पीछा कर रहा था। जहां वो सपना देखते देखते स्लीप वॉक करना स्टार्ट कर देती है और वो उस बड़े से रेसिडेंस में इधर उधर घूमने लगती है। दूसरी तरफ उसके सपने में वो किलर एक नुकीली चीज से उस लड़की का कत्ल कर देता है, जो देख के जेनिफर चिल्लाने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। पर तब तक वो उस पुराने रेसिडेंस की डैमेज बालकनी तक पहुंच जाती है, जो उसके वजन को उठा नहीं पाती और टूट जाती है। पर नीचे गार्डन होने की वजह से जेनिफर को कुछ ज्यादा चोट नहीं आती। अब इन सब से वो कुछ कंफ्यूज फील करती है। उसे रियल और ड्रीम में फर्क पता नहीं चल पाता और वो उस गार्डन से चलते चलते रोड पे आ जाती है। पर तब तक एक कार आके उसे ठोक देता है। अभी भी मिराक्युलसली उसे कुछ नहीं हुआ था। अब उस कार से 2 लड़के बाहर आते हैं और जेनिफर को जबरदस्ती उठा के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। पर जेनिफर को कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो रेजिस्ट करती है और धक्का मुक्की से वो किसी तरह उनके कार से बाहर गिर जाती है। वो रोड थोड़ा ऊपर होने के कारण जेनिफर सिरक कर नीचे जंगल की तरफ चली जाती है। वो दोनों वहाँ गाड़ी रोकते हैं और जेनिफर को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें मिलती नहीं। अब वो दोनों जल्दी से पुलिस के पास चले जाते हैं। अब जंगल में फिर से जेनिफर की आंख खुलती है, जहाँ अभी भी उसे कुछ नहीं हुआ था। और फिर चांदनी रात में जंगल के बीच बैठी जेनिफर को 2 लेडी बॉक्स दिखाई देते हैं, जो जेनिफर के वहां मौजूद होने के कारण थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। जहां जेनिफर उन्हें उठाने ही वाली होती है कि वहां इंगा आ जाती है। बचपन से ट्रेंड होने के कारण वो काफी समझदार चिंपांजी होती है और वो वहां डरी हुई जेनिफर को अपने साथ बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को प्रोफेसर जॉन के घर में देखते हैं, जिसे इंगा यहाँ ले आई थी। जहाँ प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम इतनी रात को कहाँ से होके घूम रहे थे, जिस पे जेनिफर कहती है कि उसे स्लीप वॉकिंग करते टाइम की कोई चीज याद नहीं रहती, उसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता। अब प्रोफेसर उसे वार्न करते हुए ग्रेटा के बारे में बताते, जो उनके एक स्टूडेंट हुआ करती थी, जिसे वहाँ की किलर ने मार दिया था। अब नेक्स्ट डे जेनिफर जाते वक्त प्रोफेसर से मिलने आती है, जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ के स्टडी कर रहे थे। पर जेनिफर की वहाँ आते ही वो इंसेक्ट्स भी स्ट्रेंज बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, जो देख के प्रोफेसर हैरान होते हैं, क्योंकि एंटोमोलॉजिस्ट होने के बावजूद वो आज तक इससे स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं देखे थे। और फिर जाते वक्त प्रोफेसर जेनिफर को फिर से किलर से वार्न करते हैं और स्लीप वॉकिंग करते टाइम खुद को जगाने
बचाने के लिए एक टेक्निक बताते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें जेनिफर को हॉस्पिटल बेड में दिखाया जाता है, जिसे स्कूल वालों ने पकड़ के यहाँ ले आए थे। यहाँ जेनिफर डॉक्टर्स को बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, ये बस एक नॉर्मल सी स्लीप वॉकिंग थी और उसके साथ ये पहले भी हो चुका है। पर डॉक्टर्स उसके बातों को गौर नहीं देते और बताते हैं ये स्लीप वॉकिंग से कहीं ज्यादा हो सकता है। शायद तुम आगे जाकर अपनी सोचने की एबिलिटी और अपनी याद रखने की एबिलिटी खो दो। पर उनकी ऐसे बातें सुन के जेनिफर परेशान हो जाती है और जबरदस्ती उठ के वहां से चली आती है। जहाँ कुछ टाइम बाद हम जेनिफर को फोन पे बात करते देखते हैं, जो किसी मॉरिस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मॉरिस उसके पिता के एजेंट और जेनिफर की केयरटेकर था, पर यहाँ जेनिफर की मॉरिस से बात नहीं हो पाती। अब फिर जेनिफर सोफी से मिलती है और सोफी को रात को उस पर नजर रखने की रिक्वेस्ट करती है। अब रात होती है जहाँ जेनिफर डोर्स को लॉक करके सो जाती है और सोफी हमेशा की तरह टीवी देखने लगती है। पर कुछ देर बाद सोफी जेनिफर को वहीं छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने स्कूल से बाहर चली जाती है। अब वो दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं, जहाँ वो देर रात तक बातें करते हैं और किस करने लगते हैं। इसके बाद सोफी के बॉयफ्रेंड, जो एक अंडर ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर था, उसे वहां छोड़ के चला जाता है। अब अचानक से यहाँ बीच जंगल में खड़ी सोफी के पास कोई आता है। उसके हाथ में एक नुकीली रॉड देखकर सोफी चिल्लाने लगती है और वहां से भागती है। यहाँ दूसरी तरफ जेनिफर फिर से स्लीप वॉकिंग करना स्टार्ट कर देती है, पर इस बार वो प्रोफेसर जॉन के कही हुई टेक्निक यूज करके खुद को जगा लेती है। अब नींद से उठी जेनिफर को सोफी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी ड्रेस पहनकर बाहर जाती है, पर सोफी उसे कहीं नहीं मिलती। जहाँ बाहर एक जुगनू उड़ते हुए जेनिफर के पास आती है और उसके हाथ में बैठती है और फिर उड़ते हुए जंगल के तरफ जाती है और हमें लगता है कि वो जुगनू जैसे जेनिफर को कहीं ले जाने की कोशिश कर रही थी। जेनिफर भी उसकी पीछा करते हुए चलने लगती है, जहाँ वो जुगनू उसे एक ग्लोब के पास लेकर जाती है। जेनिफर वो ग्लोब को उठाती है और बारिश आने की वजह से स्कूल में आ जाती है, जहाँ अब अपने रूम में जाके चिल्लाने लगती है। और अगले दिन हम जेनिफर को अपने डैड को एक लेटर लिखते देखते हैं, जहाँ वो मिसिंग रूममेट के बारे में लिख रही थी और हमें उसकी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ उस रात जब वो ग्लोब लेके रूम में आई थी, उसके हाथ में उस ग्लोब में लगे हुए कुछ मक्खियों के लार्वाएं लग जाते हैं, जिन्हें देखते हुए उसे एक विजन आता है जिसमें उसे मरते हुए सोफी दिखाई दिया था, जिसके वजह से वो चिल्लाने लगी थी। पर उसके ये बात कोई बिलीव ही नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में जेनिफर वो ग्लोब लेके प्रोफेसर जॉन के पास जाती है, जहाँ वो उन्हें अपनी विजन के बारे में बताती है और शक जाहिर करती है कि शायद ये ग्लोब उस किलर का हुआ करता था, और बताती है कि उस रात जब वो परेशान होकर सोफी को ढूंढ रही थी, एक जुगनू उसके पास आती है। उसे लगता है कि वो जुगनू जैसे उसकी इमोशन को समझ पा रही थी। उसको पता था कि जैसे जेनिफर किसको ढूंढ रही थी और इसलिए वो उसे उस ग्लोब के पास लेकर गई थी। जो सुन के प्रोफेसर बताते कि एंशिएंट ग्रीस में लोग बिलीव करते थे कि इंसेक्ट्स में कुछ हद तक पैरानॉर्मल एबिलिटी होती है। वो सब दूर से ही एक दूसरे के साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर पाते हैं। जिस पे जेनिफर बोलती है कि शायद ये इंसेक्ट्स के बीच में नॉर्मल होगा, पर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब रात को स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के हेडमिस्ट्रेस लड़कियों को जेनिफर की स्लीप वॉकिंग पर ध्यान रखने को कहती है, पर वो सब उन्हें बोलते हैं कि जेनिफर पागल हो गई है और उसके वजह से ही सोफी कहीं गायब हो गई है। और अब वो सब वो लेटर भी ले आए थे जो जेनिफर ने अपने फादर को भेजने के लिए लिखी थी, जिसमें वो इंसेक्ट्स के साथ टेलीपैथिक एबिलिटी के बारे में जिक्र किया था। दूसरी तरफ स्कूल भर में टेलीपैथी वाली स्टोरी स्प्रेड हो गई थी, जिसके वजह से सारे लड़कियां मिलकर जेनिफर को चिढ़ाने लगते हैं। वो लोग उसे इंसेक्ट्स की देवी बुलाते हैं, जो सुन के जेनिफर परेशान हो जाती है और गुस्सा होकर उन सबको देखने लगती है, जिसके वजह से वहाँ एक भयानक चीज होती है। वहाँ आसपास के लाखों करोड़ों इंसेक्ट्स स्कूल के पास आ जाते हैं और स्कूल की खिड़कियों में टकराने लगते हैं, जो देख के टीचर के साथ सारी लड़कियां डर जाते हैं। और हमें लगता है कि जैसे वो सारे इंसेक्ट्स भी जेनिफर की मेंटल कंडीशन को फील कर पा रहे थे। अब वहाँ जेनिफर उन सबको देखती है और टेलीपैथी के जरिए उन सारे इंसेक्ट्स को थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं भी तुम सबको प्यार करती हूँ। पहली बार टेलीपैथी से बात करने की वजह से उसका दिमाग थक जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को स्कूल के हॉस्पिटल रूम में देखते हैं, जहाँ उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल को कॉल कर दिया था और अब वो उसके पास एक नर्स को छोड़ के चली जाती है, जहाँ अब जेनिफर की आंख खुलती है और वो सोते हुए नर्स को चकमा दे के वहाँ से निकल जाती है और प्रोफेसर जॉन के पास जाती है। वो उन्हें बता दिए कि मुझे ये क्या हो गया है, शायद मेरी दिमाग खराब हो रहा है। जिसपे प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज का दिमाग खराब है, जो वो किलर है, और बताते हैं कि उस रात जब तुम उस कार से टकरा गए थे, शायद तब ये टेलीपैथिक एबिलिटी तुम्हें आ गई है। और ये भी बताते हैं कि वो लार्वा है जो किलर के ग्लोब में भरे हुए थे, एक तरह का डेड बॉडीज में पलने वाले मक्खियों का है। शायद वो साइकोपैथ किलर जो बॉडीज को अपने साथ ले जाता है कहीं कंजर्व कर रहा है, जिसके वजह से डेड बॉडीज को खाने वाली मक्खियां उसके ग्लोब में लगे हुए थे। अब
प्रोफेसर उनमें से एक लार्वाई को दिखाते जो ग्रो होकर एक मक्खी बन गई थी और वो जेनिफर को बताते कि तुम अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी से इस मक्खी को पूछने की कोशिश करो कि वो डेड बॉडीज को कहाँ पर रखा है, फिर तुम उस जगह पर जाके इसे बॉक्स से बाहर छोड़ देना जहाँ से वो पहली लड़की मिसिंग गई थी। मुझे पूरा यकीन है ये मक्खी तुम्हें उस किलर के लोकेशन तक ले जाएगी। अब जेनिफर उस मक्खी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ वो लड़की बस नहीं पकड़ पाई थी। यहाँ वो उस मक्खी को बॉक्स से बाहर निकाल देती है। अब वो मक्खी जेनिफर को किलर का वो वीरान घर तक पहुंचा देती है, जहाँ जेनिफर उस घर के अंदर जाती है जो लगता है कि जैसे महीनों से बंद पड़ा है। जेनिफर उस घर में घूम के कुछ एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करती है, पर अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है जो जेनिफर को कोई चोर समझ के पकड़ने लगता है। दरअसल वो आदमी एक ब्रोकर होता है जो लोगों को घर भाड़े में लेने के लिए मदद किया करते हैं। जहाँ जेनिफर अब उसके सवालों से परेशान होकर वहाँ से भाग जाती है, पर उसकी लाई हुई वो मक्खी यहीं रह जाती है, जिसे हम उस घर के बेसमेंट में जाता देखते हैं, जहाँ हम एक कटा हुआ हाथ पड़े देखते हैं जो धीरे धीरे सड़ रहा था। अब कुछ देर बाद वहाँ हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो लड़की की कटे हुए सिर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने इस पूरे इलाके में घूम रहे थे, जिन्हें वो ब्रोकर ये घर 8 महीने से खाली पड़ा है ऐसे बताता है। जहाँ वो ऑफिसर वहाँ के पुराने मालिक के नाम और पता पूछ के यहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर अब प्रोफेसर जॉन के घर में दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर के चिंपांजी इंगा बाहर खेल रही थी। अब अचानक से वहाँ कोई आ जाता है और उनके घर में घुस के अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। इंगा वो सब देखती है और परेशान होकर घर में घुसने की कोशिश करने लगती है। अब वो पास की खिड़की के प्लेट्स को तोड़ने की कोशिश करती है। उसके परेशान चीखे सुन के प्रोफेसर नीचे आते हैं। ना चल पाने के कारण प्रोफेसर कुछ नहीं कर पाते और वो किलर इंगा के सामने ही प्रोफेसर का कत्ल कर देता है। इंगा अब वो खिड़की तोड़ के अंदर आती है, पर तब तक बेचारे प्रोफेसर का मौत हो गया था, जो देख के दुख से इंगा चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होकर सुबह दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर के घर में पुलिस और मीडिया आए हुए थे जो उनके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। वहाँ सारे लोगों के बीच जेनिफर भी होती है जो ये सब देख के डर जाती है और जल्दी से जाके मोरिस को फोन करती है। वो मोरिस को जल्दी से उसे यहाँ से निकालने की रिक्वेस्ट करती है और उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेजने को बोलती है। अब जेनिफर वहाँ की बैंक जाती है अपने पैसे उठाने के लिए, पर तब तक मोरिस ने पैसे नहीं भेजा था, जहाँ वो मजबूर होकर बैंक में वेट करने लगती है। अब शाम को वहाँ जेनिफर की टीचर मिस बकनर आ जाती है, जिसे मोरिस ने फोन करके जेनिफर के लिए टिकट खरीदने भेजा था, जो सुन के जेनिफर मॉरिस पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि पैसे भेजने के बदले वो स्कूल वालों को ही कॉल कर दिया था। अब यहाँ बकनर जेनिफर को बताती है कि वो उसके लिए अगले दिन का टिकट खरीद लिया है क्योंकि प्रेजेंट डे के लास्ट फ्लाइट जा चुकी है और इस रात वो उसे अपने घर में रुकने को बुलाती है। अब यहाँ दोनों मिलकर बकनर के घर में जाते हैं जो एक बार फिर से एक वीरान इलाके में होता है। जेनिफर वहाँ बकनर को पूछती है कि क्या तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, जिसमें मिस बकनर बताती है कि वो उसके बेटे के साथ यहाँ रहती है। अब यहाँ बकनर जेनिफर के लिए चाय बनाने के लिए अंदर जाती है, जहाँ दूसरी तरफ जेनिफर एक्सप्लोर करते हुए पूरे घर में घूमने लगती है। ये घर काफी हद तक अजीब और डरावना होता है, जिसके वजह से जेनिफर को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जो देख के बकनर उसे 2 टैबलेट्स देती है और बताती है कि इन्हें खा के जल्दी से सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह एयरपोर्ट में छोड़ दूंगी। जेनिफर उन टैबलेट्स को खाने से मना कर देती है, पर बकनर की फोर्स करने पर खाने के लिए मान जाती है और टैबलेट्स लेके वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ अंदर जाके वो उन दोनों में से एक टैबलेट खा लेती है और जब हाथ धोने के लिए साबुन पकड़ती है वो देखती है कि उसमें बहुत सारी मक्खियों के लार्वा लगे हुए हैं, जहाँ आसपास नजर घुमाने पर उसे टॉवल पर, सिंक पर, हर जगह वो लार्वा नजर आते हैं। और तब उससे प्रोफेसर की वो बात याद आती है जहाँ वो बताए थे कि ऐसे लार्वा सिर्फ डेड बॉडीज के आसपास देखा जाता है जो डेड बॉडीज को खा के जिंदा रहते हैं। पर तब तक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी पेट दुखने लगती है और वो समझ जाती है कि वो टैबलेट जो बकनर ने उसे दिया था कोई स्लीपिंग टैबलेट नहीं था बल्कि पॉइजन था। अब वो बेचैन होकर उल्टी करने लगती है और उल्टी कर करके उस टैबलेट को बाहर निकाल देती है, जहाँ अब वो जल्दी से बाहर जाके मॉरिस को फोन करने लगती है। पर जब तक वो कुछ बोल पाए बकनर वहाँ आ जाती है और उससे फोन छीनने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि तुम किसको फोन कर रही हो, मैं बोला था ना मैं तुम्हें कल एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। पर जेनिफर डेस्परेट होकर उससे वो फोन वापस छीनने की कोशिश करती है, जहां धक्का मुक्की में बकनर नीचे गिर जाती है और जेनिफर फिर से कॉल करने लगती है। पर अब बकनर उठती है और जेनिफर के सिर में किसी चीज से हमला कर देती है, जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। अब दूसरी तरफ बकनर के घर में वो पुलिस ऑफिसर आते हैं जो पहली वाली लड़की की मर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जहाँ बकनर उन्हें दूर से ही देख लेती है और बेहोश जेनिफर को एक कमरे में बंद करके उनके पास जाती है। दरअसल वो ब्रोकर जो इन्हें उस घर का पुराना मालिक का नाम और पता दिया था वो और कोई नहीं मिस बकनर ही थी।
थी। मिस बकनर ही उस घर में रहा करती थी जब वो लड़की उस घर में आई थी। अब यहाँ पूछताछ करते करते वो ऑफिसर बकनर के घर में चले जाते। दूसरी तरफ वहाँ एक कमरे में बंद जेनिफर को होश आता है, जहाँ वो गौर से देखने पर उसे पूरे घर में वो लार्वा नजर आते हैं। अब वो बेचैन होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वहाँ के सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। अब फिर वो एक प्लास्टिक के स्टिक लेकर दूसरे रूम में रखा टेलीफोन को लाने की कोशिश करती है। बहुत देर तक कोशिश करने के बावजूद वो टेलीफोन उसके हाथ में नहीं आती और फिसलकर टूटा हुआ फ्लोर से होते हुए नीचे बेसमेंट में चली जाती है। अब सीन चेंज होकर मॉरिस को दिखाया जाता है, जो स्विट्जरलैंड में लैंड होते हैं। दरअसल मॉरिस जेनिफर को लेने के लिए खुद आने वाले थे और सिर्फ बकनर को तब तक जेनिफर का ध्यान रखने को बोले थे। यहाँ जेनिफर मजबूर होकर किसी तरह उस विंडो से होते हुए दूसरे रूम में चली जाती है और उस होल में से टेलीफोन को निकालने की कोशिश करती है, पर वो टेलीफोन एक टनल जैसे रास्ते से होकर नीचे बेसमेंट तक चली गई थी। अब जेनिफर टेलीफोन की वायर पकड़ पकड़ कर नीचे बेसमेंट तक जाती है और आखिर में टेलीफोन को पाके कॉल करने लगती है, पर अचानक से वहाँ एक घायल आदमी उसे पकड़ लेता है, जहाँ खून से लथपथ उस आदमी को देखकर जेनिफर चिल्लाने लगती है। दरअसल वो आदमी वही पुलिस ऑफिसर था जिसे बकनर ने किसी तरह चेन से बांध दिया था और मार मार के अधमरा कर दिया था। पर जब तक वो ये सब जेनिफर को समझा पाए, वो चिल्लाते चिल्लाते वहाँ एक टैंक में गिर जाती है, जहाँ वो टैंक बहुत सारे डेड बॉडीज से भरा हुआ था जो धीरे धीरे सड़ रहे थे, जिसके वजह से ही पूरे घर में वो लार्वाएं फैले हुए थे। इतनी सारी लाशों के बीच में फंसी जेनिफर और चीखने लगती है और उस टैंक से निकलने की कोशिश करती है। अब फिर यहाँ बकनर आ जाती है और जेनिफर की यह हालत देखकर हंसने लगती है, जहाँ पीछे चेन से बंधा ऑफिसर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता और मजबूर होकर अपनी एक हाथ के अंगूठा तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ चेन से फिसलकर निकल जाता है। अब वो वहाँ पीछे से हंसते हुए बकनर का गला पकड़ लेता है और नीचे गिरा के उसके सिर पे चेन से बाहर करने लगता है और वहाँ कोशिश करते करते जेनिफर किसी तरह खुद को उस टैंक से बाहर निकाल लेती है और साइड से दरवाजे से होकर ऊपर भागने लगती है, जहाँ जाते हुए उसे एक रूम में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो अंदर जाके देखती है कि वहाँ एक बच्चा दीवार से मुंह करके खड़ा हुआ है और समझ जाती है कि ये बकनर का वही बेटा है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। अब जेनिफर उससे बात करने आगे बढ़ी रही थी कि वो बच्चा पीछे मुड़ जाता है, जहाँ हम सब उसके भयानक लार्वा खाते हुए शक्ल देखते हैं, जिसे देख के जेनिफर भी वहां से बाहर भागती है और एक स्पीड बोट लेके वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो निकलने ही वाली थी कि वो बच्चा एक नुकीली सी रॉड लेके उसके बोट में कूद पड़ता है और जेनिफर को मारने की कोशिश करता है, जो देख के जेनिफर जोर से चीखने लगती है, जिससे अब यहाँ फिर से एक मिराकल होता है और एक बड़ा सा मक्खियों का झुंड वहां आ जाता है, जहां वो सब हजारों लाखों की संख्या में उस भयानक बच्चे से टकराने लगते हैं और उसकी आधी सड़ी हुई स्किन को जिंदा ही खाने लगते हैं, जिससे वो बच्चा पानी में गिर जाता है और जेनिफर ये सब देख के चैन की सांस लेती है। जहां जेनिफर उस स्पीड बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर वो स्टार्ट ही नहीं होती और उसके इंजन में आग लग जाती है। जेनिफर अब मजबूर होकर पानी में कूद जाती है और तैर के जमीन पर जाने की कोशिश करती है, पर पानी में अचानक से उसके पैर कोई पकड़ लेता है, जहां हम देखते हैं कि वो भयानक बच्चा अभी तक मरा नहीं था। वो अभी भी जेनिफर को मारने की कोशिश करता है, पर किसी तरह जेनिफर उससे खुद को छुड़ा लेती है और बोट के पेट्रोल से लगी आग की तरफ उस बच्चे को ढकेल देती है। अब कुछ देर में तैरते हुए वो जमीन पे आती है, जहां उससे मॉरिस ढूंढ लेता है, जिसे देख के जेनिफर खुश हो जाती है और उसके तरफ भागने लगती है, पर अचानक बकनर वहां आके मॉरिस के सिर को धड़ से अलग कर देती है और फिर उस मेटल के प्लेट से जेनिफर को भी मारने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो जैसा भी था वो मेरा बेटा था, मैंने उसे बचाने के लिए उस प्रोफेसर को, उस पुलिस वाले को मार दिया, पर तुम और तुम्हारे ये मक्खियां मिलके मेरे बेटे को मार दी। देखो अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और वो जेनिफर की गला काटने ही वाली थी कि वहां इंगा आ जाती है और पीछे से बकनर को एक नाइफ से स्टैब कर देती है और उसके फेस को काट काट के उसको मार देती है और इसी तरह जेनिफर की जान फिर से बच जाती है। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर इंगा को अपने पास लेके प्यार करने लगती है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। और ये थी इस फिल्म की कहानी। मुझे पता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर एंड में वहां चल क्या रहा था। दरअसल इस मूवी में बकनर का बेटा पैदाइशी भयानक था, जो सिर्फ इंसेक्ट्स के लार्वा को खाके जिंदा रहता था, जिसकी वजह से बकनर ही लड़कियों को मार के उनके डेड बॉडीज को ले जाती थी, जो सड़ने पर उनके ऊपर बढ़ते हुए लार्वा को खाके उसका बेटा जिंदा रहता था। जहाँ दूसरी तरफ अपने मालिक को सामने ही मरता देख इंगा टूट गई थी और उस किलर से रिवेंज लेने के लिए वो तब से कोशिश कर रही थी, जहाँ आखिर में वो सक्सेसफुल हो ही जाती है। अब इस पॉइंट में मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय।